कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारा लेसन 1 चल रहा था, लेसन 1 फिजिक्स। तो फिजिक्स में आज हम आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराने वाले हैं। टॉपिक क्या है आज की वीडियो का हमारा? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी गॉस की प्रमेय को हम कहां पर यूज करते हैं और गॉस की प्रमेय हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किस तरह से यूजफुल होती है, वो चीज समझेंगे। राइट। तो पहला अनुप्रयोग है आपका, इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। या क्वेश्चन कहेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी कि आवेशित सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ऑलराइट। उसके लिए हमने ये चित्र सा थोड़ा सा बनाया है, इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि जब किसी आवेश को, मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ आवेश है, सपोज दैट ये प्लस Q कूलाम आवेश है, चाहे वो 100 कूलाम हो या 10 कूलाम हो या 20 कूलाम हो, बात समझ लो। ठीक है। मान लो हमारे पास कुछ आवेश है और उस आवेश को मैं इस मार्कर के ऊपर एक समान रूप से फैला दूं, यानी इस समान रूप से इस पर वितरित कर दूं, तो इसकी एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा वही इसका क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी कि जब किसी आवेश को किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित कर देते हैं तो उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कहलाएगी आपका। समझ में आएगी बात? ठीक है। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो Q/L, यानी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रक भी आपका बन जाएगा। मात्रक क्या बन जाएगा आपको पता है? इसका मात्रक क्या है? कूलाम। इसका मात्रक कूलाम प्रति और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। ऐसे बन जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? इस तरीके से कभी कभी रेखीय आवेश घनत्व की विमा भी पूछ लेता है, तो आवेश की विमा होती है AT इस तरह से, और नीचे आपका ये जो है आपका लंबाई की विमा होती है L। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका L-1 AT। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? या आपका कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा होता है L-1 TA, इस तरह से लिखा हुआ, घबराना नहीं है। ठीक है। चलिएगा, अब आता है पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। मान लीजिए यही चीज है मेरे पास मार्कर, कोई आवेश को मैं इस मार्कर पर फैला दूं और इसकी लंबाई की अनुदिशा पूछूं इसके क्षेत्रफल पर, या मान लीजिए मेरे पास कोई लोहे की चादर है इस तरह से और इस पर मैं समान रूप से आवेश को वितरित कर दूं, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो आपकी कहलाती है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, यानी एकांक किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है वो आपका कहलाएगा। इसका मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक कूलाम और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या बनेगी? जैसे नीचे L² आएगा, L² ऊपर जाएगा तो L-2 TA, इस तरह से आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है। ऐसे ही ये आयतन, यदि किसी आवेश को किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर फैला दिया जाए तो उसके एकांक आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है, उसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा कितनी है वो आपका कहलाएगा क्या? आयतन आवेश घनत्व। तो इसको हम रो से प्रदर्शित कर देंगे तो V और यहाँ पर हो जाएगा Q/V।
तो मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, इस तरह से, या L की पावर -3 TA, इस तरह से आपकी विमीय सूत्र आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, इसको आप कर लीजिएगा। अब आगे बताता हूं मैं आपको। अब अपने डेरिवेशन पर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जब कभी भी इस फॉर्मूले में Q/L आएगा तो मैं वहां पर लैम्डा रख दूंगा। लैम्डा का मतलब समझ जाना, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ओके, चलिए अब डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना हमारे पास एक, इसको आप कभी कभी बोलेगा अनंत लंबाई का है, तो आप अनंत लंबाई का बोल सकते हो। अनंत लंबाई के लिए आपको चित्र को थोड़ा सा इसी तरीके का ये चित्र है, और इसको थोड़ा सा ऐसे 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 कर दीजिएगा। आपको नहीं पता कितना लंबाई का है, नहीं बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम मान लिया कि माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा लंबा आवेशित चालक तार है, या चालक तार है, जिस पर +Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। इस पर ये जो आवेश है, ये कितना आवेश है, +Q कूलाम आवेश को इस पर समान रूप से फैला दिया, वितरित कर दिया है, ठीक है। यही चीज आपको लिखनी है। आपको ये नोट्सों में मिल जाएगी, नोट्स आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस यानी इस जो हम ये करा रहा हूं मैं, तो ये नोट्स आपको उस पर मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रुप में आपको ये डेरिवेशन पूरा का पूरा आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो थ्योरी में अब नहीं लिखाऊंगा, सीधे सीधे समझ लो। आप लिखना चाहो तो वीडियो को पीछे करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, माना हमारे पास एक सीधा लंबा चालक तार है, जिस पर +Q कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। माना इस तार से R दूरी पर, इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई तार के निकट ही तो है, तो ये तार के निकट है, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, तो R दूरी है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस तार पर देखिए हमने क्या बताई है, हमको गॉस की प्रमेय का यूज करना है, अर्थात गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालनी है। और गॉस की प्रमेय जब भी हम लगाते हैं तो वहां पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, यानी कि गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हम यहां पर गॉसियन पृष्ठ इसी तरीके का खींचेंगे, जैसे ये लंबाई है तार, तो हम यहां पर क्या है, L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। माना हम एक R त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस तरह से हमने ये क्या करा, एक गॉसियन पृष्ठ यहां तक ये गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई है L, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है L। ओके, ये हमारे पास, माना हमारे पास एक L लंबाई का, हमारे पास ये तार था। अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए R त्रिज्या का एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ये क्या है, ये हमने क्या बना दिया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ओके, ठीक है। माना बिंदु P पर एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी तक जो पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपने पता होगा, हम एक छोटा सा क्षेत्रफल हम यहां पर लेते हैं। बिंदु P पर एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं, ठीक है, dA वेक्टर लेते हैं। अब आप मुझे कोई एक चीज बताइए भाई, अभी मैंने आपको पुरानी वीडियोज में मैंने आपको सिखाया था, यदि कोई आवेश रखा हुआ है,
ठीक है, चलो पहले हम ये छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, तो यहां पर हम क्या निकालते हैं, पहले वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहां पर। ठीक है, बहुत ही प्यार से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर लेते हैं, तब dA वेक्टर यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर का वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई होता है, लेकिन ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इसलिए हम इसका आगे डी लगा देंगे। डी जिस चीज के, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है तो इसके आगे ए लग गया तो मतलब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल। ऐसे ही यदि ये आपका वैद्युत फ्लक्स है तो इसके आगे डी लग गया तो मतलब सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स छोटा सा ही होगा, उसको हमने सूक्ष्म डी लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली देखिएगा डी फाई ई बराबर, नॉर्मली फाई ई का जो फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है इस तरह से। तो यहां पर ये जो आवेश है, आवेश के कारण यहां पर कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा भाई, तो वो हमने मान लिया ई वेक्टर, ओके, और डॉट यहां पर ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल है तो इसका लिए हमने डी ए वेक्टर ले लिया। आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक उसी तरीके से ए वेक्टर की जगह पर यहाँ पर ई है और डी ए वेक्टर की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा और इनके बीच में आ जाएगा कॉस थीटा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसके हमेशा प्लस से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, सीधी निकलती हैं, तो यहां से जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी। और यहां पर जो ये पृष्ठ लिया है, मान लीजिए ऐसे कोई बेलनाकार है पृष्ठ, तो ये पृष्ठ की जो सरफेस है, सरफेस का मुंह किधर होगा, यहां पर ऐसे सीधे। मान लीजिए कोई भी आप, जैसे कि मेरे पास में मान लीजिए एक बुक है और ये इसका सरफेस है, तो सरफेस किधर है, इसका मुंह इधर है, तो इधर है तो इसकी दिशा भी इधर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर। यानी कि यहां पर जो आपका दिखाई दे रहा है ये डी ए वेक्टर दिखाई दे रहा है, इसकी दिशा भी इधर ही है डी ए वेक्टर की, और ई वेक्टर की भी दिशा इधर है। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा एक समान है, दिशा एक समान है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जब दोनों ही एक समान में है तो थीटा बराबर कितना, 0। जब 0 लेंगे, 0 लेने पर जब थीटा बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाता है। तब क्या हो जाएगा भाई, जब थीटा बराबर 0 लेंगे और इसलिए थीटा बराबर 0 लेंगे और 0 लेने पर क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप cos 0 का मान 1 रखेंगे तो डी फाई ई बराबर ई डॉट ई और ये डी ए आ जाएगा, डॉट मत लगाओ, सीधे सीधे गुणा में है अब तो, ये तो यानी अदिश राशि बन जाएगी, परिमाण है, तो ई डी फाई बराबर ई इंटू ए आ जाएगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या नहीं। अब क्योंकि अब हमारा क्या ये तो छोटा सा क्षेत्रफल, इसकी बात चल रही है वैद्युत फ्लक्स। ऐसे ही मान लीजिए कि यहां पर भी ऐसे ही छोटा क्षेत्रफल लेंगे, ऐसे ही हर छोटा क्षेत्रफल लेंगे, सभी छोटे क्षेत्रफल का इस तरीके से आपका वैद्युत फ्लक्स निकल कर आएगा। अब मैं इस पूरे संपूर्ण बेलन का यानी संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ का निकालूं, भाई वैद्युत फ्लक्स मुझे पूरे बेलनाकार पृष्ठ का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख दूंगा संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का, पृष्ठ के लिए गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ऐसे कह दीजिए वैद्युत फ्लक्स। तो अब इसको मैं फाई ई से प्रदर्शित करूंगा। क्यों करूंगा फाई ई से, क्योंकि ये वाला जो था ये छोटे से इस क्षेत्रफल का था। अब मैं संपूर्ण का निकाल रहा हूं तो फाई लगा दूंगा ई इंटू
अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से मैं क्या लगा दूंगा, बायोलॉजी वाले पुरानी वीडियो देख रहे होंगे, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो देखो, उससे पहली वाली देखो और उससे पहली वाली देखो, तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, समाकलन और गोल लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि इस संपूर्ण जो ये बंद पृष्ठ है इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल लिया जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपका मैं बता दूं ये क्या है, ये आपका बेलनाकार है, बेलनाकार है तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का इतना हो जाएगा। अब संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा भाई, संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि, तो यहां पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2πrl, इस तरह से हो जाएगा। 2πrl क्या है, यहां पर लिख दीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 2πrl, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, यानी कि संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। यहां से यदि मैं ई की वैल्यू निकालूंगा, ई की वैल्यू देखिएगा, ये वाली चीज आपकी आ जाएगी संपूर्ण बेलन का, यानी कि ये फाई यानी समाकलन डी ए वेक्टर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, यानी 2πrl इतना आ जाएगा। ये रख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो ये आ जाएगा ई। और अभी हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाई, गॉस की प्रमेय, इसको आप ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लो, और गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय मैंने सिखाई थी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है गॉस की प्रमेय। फाई का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से हम फाई का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो ई इंटू 2πrl बराबर ये फाई की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यदि ई की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2πrl एप्सिलॉन 0 इतना आ जाएगा। क्यू तो ऊपर है, एप्सिलॉन 0 के साथ में ये सारी चीज नीचे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बनाकर लिखना चाहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन RL इतना आ जाएगा, इतना आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अब हमने क्या बताई थी, ये जो आवेश है, यहां से चित्र मिटा दिया है, जो ऐसे तार था और तार पर आवेश इस तरह से फैला हुआ था, तार पर आवेश इस तरह से फैला हुआ था। अब तार पर आवेश फैला हुआ है तो तार के लंबाई पर फैला हुआ है आवेश, तो वहां पर क्या बात करेगा, क्षेत्रफल घनत्व, आयतन घनत्व या रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व आएगा। क्यों आएगा, तो यहां पे लिख देंगे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्बडा बराबर होता है Q अपॉन L। ठीक है, लैम्बडा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L। तो Q की यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L। Q की वैल्यू ये हो जाएगी लैम्बडा इंटू L। ये वाली वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू L अपॉन R इंटू L, इस तरह से हो जाएगा। और L से ये L कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, E बराबर आपका बचेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 और लैम्बडा इंटू R, इस तरह से आपका ये बचेगा। न्यूटन प्रति कूलम लिख दोगे, न्यूटन प्रति कूलम लिख देंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यही तो कांस्टेंट होता है कूलम के नियम में। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और 2 का भाग कर देंगे, बात वही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 2 का कर दिया भाग, यानी 2/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये इसमें हमने क्या करा है, इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो अब इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, ये R है। अब इसमें क्या हो जाएगा,
इस 2 को तो इसके साथ लिख दो, E बराबर 1 अपॉन, और इस दो की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस दो की मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में 2 लैम्डा अपॉन r। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्यों? जहां पर अब लिख देंगे ना, जहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9 ये होती है, क्योंकि कांस्टेंट बना दिया ना मैंने। ठीक है, बाकी 2 से ये 2 कट जाएगा तो फिर से वही चीज आ जाएगी। तो ये वास्तव में फॉर्मूला ये है, जब जितने भी न्यूमेरिकल्स निकलेंगे वो इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब मुझे बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। जो चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में आपका उसका भी निस्तारण किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।